वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कूलॉम के नियमों का सदिश निरूपण, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। आज हम लोग देखेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। अध्यारोपण 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 का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसे हम लोग एक दूसरे वे में कहते हैं बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बहुल आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। इंग्लिश में हम लोग कह लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड ये हमारा कहलाता है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, ठीक है। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। देखिए जिस प्रकार से हम कूलॉम का नियम देखते थे, कूलॉम के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच अनुपाती होता है। ये हम लोग कूलॉम के नियम में पढ़ा था। चूंकि उसका सदिश निरूपण भी हम लोगों ने व्यक्त किया। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी निकाय के अंतर्गत कोई सिस्टम हमारा हो और उस सिस्टम में एक नहीं अनेक आवेश, n टाइप के आवेश, ठीक है, n आवेश, और उन n आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला बल हमें ज्ञात करना हो, तो n आवेशों के कारण n प्रकार के बल उस आवेश पर आरोपित होंगे, ठीक है। तो उन्हें n प्रकार के बलों के योग को हम क्या कहेंगे? अध्यारोपण का सिद्धांत कहने वाले, ठीक है। आइए देखते हैं। हम पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर देखिए, फिगर बनाते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत में हम लोग फिगर बनाते हैं, उसके बाद थ्योरी लिखेंगे, फिर डेरिवेशन, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई आवेश है Q1, इसको यहां पर मान लेते हैं कि ये कोई आवेश है Q1, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर है Q1 R1, ठीक। ये कोई आवेश है Q2, इसका पोजीशन वेक्टर है R2। ये कोई हमारा आवेश है Q3, जिसका पोजीशन वेक्टर है R3। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है स्थिति सदिश, ठीक है। इसका स्थिति सदिश ये है, ठीक है। अगला हम देखें, अगर अगले की बात करें, इसको ऊपर लिखते हैं R3, ठीक है। अगला अगर हम देखें तो अगर हम माने कि ये क्यूबियन आवेश, तो इसका स्थिति सदिश हम मान लेते हैं कि ये इसका स्थिति सदिश कितना है, इसका पोजीशन वेक्टर RL, ठीक है। ये किसी मान लेते हैं कि किसी निकाय के क्या है, n आवेश, ठीक है। और इन n आवेशों द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला बल हमें क्या करना, ज्ञात करना है। Q1 आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये किसी निकाय सिस्टम को ही निकाय कहते हैं, इंग्लिश में ही सिस्टम कह लेते हैं, ठीक है। तो अगर इन आवेशों के कारण, जैसे मान लीजिए कि Q1 के कारण इस पे लगने वाला बल, तो इससे, चूंकि हम लोगों ने स्थिति सदिश में पढ़ा था, जब हम स्थिति सदिश का वेक्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने बताया रहा होगा, मान लीजिए कोई दो आवेश हैं Q1 Q2 और इनके कारण इनका स्थिति सदिश R1 है, इसका स्थिति सदिश R2 है, पोजीशन वेक्टर। तो इनके मध्य जो लगने R12 और ये था R2, ठीक है। तो इनके कारण इस पे लगने वाला बल F12 और इनके कारण इस पे लगने वाला बल F21। अब उसी तरीके से Q2 से Q1 की जो बीच की दूरी होगी, ये हो जाएगी हमारी R12, और Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल हो जाएगा F1, वेक्टर में रह गए, ठीक है, F12, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, Q3 की। Q3 से इसकी दूरी हो जाएगी R13 वेक्टर में, और इसके द्वारा लगने वाला जो बल होगा F13 हो जाएगा। अब बात करें किसकी, Qn की, तो Qn के बीच
जो दूरी हो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी r1n, ठीक है, और इसके द्वारा जो लगने वाला बल होगा ये हो जाएगा F1m। तो इन अनेक आवेशों के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल जो होगा वही लगने वाला बल क्या कहलाएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाएगा, ठीक है। तो आइए थ्योरी लिखते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे ना, फिर डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। कहेंगे एक निकाय, एक सिस्टम है, सिस्टम के अंतर्गत हमने मान लिया n निकाय, n आवेश, ठीक है। तो किसी एक निकाय में n आवेश उपस्थित हो एवं या ऐसे लिखिए हो, तो किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगने वाला अन्य आवेशों या सभी आवेशों, ठीक है, अन्य आवेशों द्वारा लगने वाले वैद्युत बल जो होगा, ये वैद्युत बल, क्योंकि बल जो होता है वो एक सदिश राशि है, ठीक है, तो इनका सदिश योग हम कहेंगे। वैद्युत बल लगने वाले वैद्युत बलों का सदिश योग, वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि इस पे लगने वाला बल Q2 के द्वारा Q1 पे लगने वाला बल F12, Q3 के द्वारा इस पे लगने वाला बल F13, Qn के द्वारा लगने वाला बल Fn, ठीक है। तो बीच में n हमने मान लिया है, तो बीच में Q4, Q5, Q6, Q7 डॉट 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 बहुत सारे आवेश हो जिनके कारण Q1 पर बल लग रहा हो, ठीक है। हमने जनरली मान लिया है कि n आवेश, ठीक है। तो इन सभी आवेशों के द्वारा इन पर लगने वाला बल F12, F13, F14 डॉट 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 F1n हो। तो इन सभी सदिशों का जो योग होगा वही योग कहलाएगा, इस पे लगने वाले पूरे बल के क्या होगा, बराबर होगा। और इन सभी आवेशों के द्वारा इन पूरे निकाय के आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला बल ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। तो कहेंगे सभी आवेशों के कारण किसी एक आवेश निकाय से लिखते हैं, निकाय के सॉरी ऐसे किसी निकाय के आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारी थ्योरी होगी, अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुल आवेशों के कारण लगने वाला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो एक हमने आवेश माना Q1, Q2, Q3, Q1 डॉट डॉट डॉट, तो इनके कारण लगने वाला बल, इस पे Q1 पर लगने वाला बल अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाएगा। तो ये तो थ्योरी हो गई इसकी। अरे इसके आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके डेरिवेशन के बारे में, ठीक है। तो कहेंगे लेट अस सपोज, माना किसी निकाय में Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn आवेश उपस्थित है,
जिनका स्थिति सदिश, जिनका स्थिति सदिश, स्थिति सदिश सदिश R1 कामा R2 वेक्टर में रहने वाला है, R2 कामा R3 डॉट 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 Rn हो, Rn, ठीक है, एवं Rn एवं Q2 कामा Q3 कामा Q4 डॉट सॉरी Q4 डॉट 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 Qn के कारण, Qn के कारण, n आवेश के कारण, ऐसे लिखते हैं, Qn आवेश के कारण, Qn आवेश के कारण, कारण Q आवेश, Q1 आवेश पर, Q1 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, Q1 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, Q1 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा, F1 बराबर, ठीक है, F1 बराबर, Q1 पर कितना बल लगेगा, F1, Q2 पर लगेगा F2, सभी आवेशों के कारण अन्य प्रकार के लगेंगे, ठीक है। तो इसमें लगने वाला बल इसके कारण लगता है, देखिए F12, तो कहेंगे F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 प्लस डॉट 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 प्लस F1n, ये हमारा Q1 पे लगने वाला क्या होगा, वैद्युत बल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा Q1 पे लगने वाला वैद्युत बल। तो कहेंगे अब हम क्या करेंगे कि F12 F13 F14 F15 डॉट 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 Fnn का मान निकालेंगे, और मान निकालने के बाद हम इस समीकरण में रख देंगे, और जो मान आएगा वही हमारा F1 पर लगने वाला कोई परिणामी बल है, ठीक है, जो अध्यारोपण का सिद्धांत कर रहा है। तो कहेंगे, नीचे लिखेंगे, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत, ठीक है। तो क्योंकि कूलाम का नियम हम लोग जानते हैं, कूलाम का नियम हम लोग जानते हैं, कितना होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन कितना होता है, R स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वेक्टर है तो हम इसको कहेंगे F12 वेक्टर में, ये हमारा हो जाएगा F12, ये हो जाएगा F12 कैट, ठीक है। तो कहेंगे F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 कैट, क्या होने वाला, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मानने वाले हैं, ये हमारा समीकरण नंबर 2 के है, ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 2 कहने वाले हैं। आगे देखते हैं डेरिवेशन में, ठीक है। ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, ये हमारा छोटा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो कहेंगे पुनः Q3 के कारण Q1 पर, देखिए Q3 के कारण Q1 पर, Q3 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल कितना हो जाएगा, बताइए तो कितना हो जाएगा, F13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर R13 का, ठीक है, ये होने वाला है। पुनः क्या कर लेंगे,
F4 के कारण क्या लेते हैं, F14 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R14 का स्क्वायर, R14 क्या है, इसको हम 2 माने, इसको 3 मान लिया, इसको हमने 4 मान लिया, ठीक है। कहेंगे डॉट 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 डॉट, ठीक है। कहेंगे क्यू एन आवेश के कारण, क्यू एन आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल कितना हो जाएगा बताइए तो, F1n इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ठीक है। अब दूसरा क्या हो जाएगा, Qn अपान R1n का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं R1n क्या, इक्वेशन नंबर 5 कहेंगे पुटिंग ऑल वैल्यू इक्वेशन 2 3 4 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट समीकरण 2 3 4 5 का मान समीकरण 1 में रखने का, समीकरण 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 का मान समीकरण 1 में रखने, देखिए रखते हैं क्या होता है, कहेंगे F1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो कितना होगा, F1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। और ये हो जाएगा R12 कैट प्लस दूसरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R13 का होल स्क्वायर, R13 का प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपान R14 का स्क्वायर, R14 का प्लस डॉट 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपान R1n का होल स्क्वायर, R1n के, ठीक है। ये होने वाला है, बातें समझ में आ रही होंगी आपको। आगे देखिए, आगे चलते हम लोग, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, देखिए F1 यह हमारी F1 है, क्या करेंगे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन है प्रत्येक स्थानों को, इसको हम लोग बाहर लेने वाले हैं। और देखिए यहां पे भी Q1 है, यहां पे भी Q1 है, यहां पे भी Q1 है, ये भी Q1, तो सबको हम बाहर ले लेंगे, क्या लेंगे Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे क्या बचने वाला है, Q2 अपान R12 होल स्क्वायर, R12 कैप प्लस Q3 अपान R13 होल स्क्वायर, R13 कैप प्लस Q4 अपान R14 का स्क्वायर, R14 कैप प्लस डॉट 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 Qn अपान R1n का होल स्क्वायर, R1n कैप। ये हमारा समीकरण बनने वाला, ठीक है। आप चाहें तो इसको इतना पे छोड़ सकते हैं, ये भी अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है, यही है। लेकिन हम इसको अभी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जिस तरीके से हम जानते हैं, एक आप लोग इक्वेशन पढ़े होंगे वहां पे समांतर श्रेणी में एक इक्वेशन होता है, जैसे मान लीजिए x1 कामा x2 कामा x3 कामा x4 डॉट डॉट डॉट, अगर xn वैल्यू होती है, अगर इन सभी को हमें जोड़ना हो तो जोड़ने के लिए हम लोग एक समेशन का उपयोग करते हैं, क्या है समेशन, ये सिग्मा कहलाता है हमारा, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू n, जैसे i इज इक्वल टू 1 टू n xi, ये देखिए हमारी वैल्यू होती है इस तरीके से। वैसे सिग्मा देख लीजिए, सिग्मा जो होता है, सिग्मा 2 प्रकार का होता है, ठीक है। सिग्मा 2 प्रकार का, सिग्मा 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्मॉल, एक होता है कैपिटल, ठीक है। स्मॉल सिग्मा एक ही प्रकार का होता है, इसे स्मॉल सिग्मा कहते हैं,
ये हमारा कहलाता है कैपिटल सिग्मा। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मल्टीपल, एक होता है एडिशन। एडिशन मल्टीपल सिग्मा जो होता है, पाई आप लोग देखते होंगे इस प्रकार का होता है, एडिशन सिग्मा हमारा होता है ये, ठीक है। तो इसको हम ऐड करने के लिए हम मल्टीपल सिग्मा का ही उपयोग करेंगे, सॉरी एडिशन सिग्मा का। तो कहेंगे F1 इज इक्वल टू Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लगाने वाले हैं क्या, सिग्मा। वैल्यू कहां से बढ़ रही है, 2 से लेकर कहां जा रही है, n तक। तो हम i का मान रखने वाले हैं i इज इक्वल टू 2 to n, ठीक है। यहां पे रखेंगे 2i, यहां पे रखने वाले हैं, जहां पे मान जो वैल्यू वेरिएबल हो रही है, जो मान बदल रहा है, सिर्फ हम i वहीं पे रखने वाले। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया i। यहाँ पे 1 है, सब में 1 है, 1 के स्थान पे हम i नहीं रखेंगे, लेकिन 1 के बगल में देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे n है, तो इसके स्थान पे हम रखेंगे i। तो कहेंगे i का स्क्वायर, ये हो जाएगा, सॉरी ये हमारा बनने वाला है फार्मूला, सभी आदेशों के कारण Q1 पर लगने वाला, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे शब्दों में अगर Q2 आवेश पर लगने वाले बल की बात करें, परिणामी बल की बात करें, तो सिमिलरली लिख सकते हैं इसी के आधार पर, सेम टू सेम ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए सिर्फ थोड़ा सा मान बदलेगा, थोड़ी सी चीजें बदलेंगी, बस सारा चीज वही रहने वाला है, ठीक है। सारा मान वही रहने वाला, बस थोड़े से मान बदल जाएंगे। देखिए क्या करेंगे, अगर हमें F2 आवेश पर लगने वाला बल निकालना हो तो कहेंगे F2 बराबर, देखिए यहां पे जो Q1 है वहीं पे क्या होने वाला है, Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और फिर उसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाद आप देखोगे ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ब्रैकेट में हम लोग लिखने वाले हैं, ब्रैकेट में हम लोग लिखने वाले हैं Q1 अपान R21 स्क्वायर R21 कैप प्लस सिग्मा I इज इक्वल टू 3 to n। क्यों, क्योंकि 1 तो हमने लिख दिया, अब इसके बाद 3 बचने वाला है, 3 to n QI अपान R2I, यहां पे लिखेंगे 2I। ये हमारा फार्मूला बनेगा। अगर हमें F3 का लिखना हो तो, अगर F3 का लिखना हो तो F3 का मान हम निकालेंगे Q3 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे हम लिखने वाले हैं डायरेक्ट, देखिए Q1 हो गया अपान R21 का स्क्वायर, 3 1 हो जाएगा क्योंकि 3 है ना, 3 1 R31 कैप प्लस Q2 अपान R32 कैप, 32 स्क्वायर R32 कैप, 32 कैप प्लस, अब यहां से हो जाएगा I इज इक्वल टू 4 to n QI R3I कैप। इस तरीके से ये मान होने वाले हैं। तो आपको जिस आवेश से पूछा जाए, जिस आवेश के बारे में पूछा जाए, आप उस आवेश की व्याख्या आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है अध्याय पर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, जो लगभग हर साल देखने को मिलता है, ठीक है। आइए एक हम कूलॉम के नियम पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बड़ा ही डिफिकल्ट माना जाता है, ठीक है, जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सरल शब्दों में। एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। कहेंगे दो आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलॉम है, 9 माइक्रो कूलॉम है, तथा दोनों आवेश एक दूसरे से
एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं एवं एक दूसरे पर 18 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं ठीक है। एक दूसरे पर 18 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। आवेशों का मान ज्ञात कीजिए। आवेशों का मान ज्ञात कीजिए। आवेशों का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली चीज होती है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि वैल्यू दी क्या गई है सवाल और हमें क्या डिफाइन करना है, क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले लिखेंगे गिवन दैट हिंदी में कहते हैं दिया है। क्या दिया है? आवेशों का योग। माना दो आवेश Q1, Q2। ठीक है, तो दोनों का आवेश Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है? 9 माइक्रोकुलाम। 9 माइक्रोकुलाम, चूंकि हम जानते हैं कि 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है, ये पे लिखते हैं 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 9 × 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है, तो कहेंगे सिंस चूंकि Q1 बराबर क्या मानना है? Q मान लें, कहेंगे तब Q2 बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर भेजेंगे, कितना होगा? देखिए तो 9 × Q माइक्रोकुलाम। कहेंगे दिस इंप्लाई दैट Q बराबर कितना? Q1 बराबर 9 नहीं Q रहेगा, Q 10⁻⁻6 कुलाम। Q1 का मान तो कहेंगे 9 × 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा कितना? Q1 और Q1 का मान इतना है, तो कहेंगे Q2 बराबर 9 × 10⁻⁻6। ठीक है, और Q1 का मान इतना होने वाला है, तो कह देंगे माइनस Q × 10⁻⁻6 कुलाम। देखिए, ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे? Q2 बराबर 10⁻⁻6 दोनों में कॉमन है, तो कहेंगे 9 माइनस Q, इसको याद रखिएगा ये Q है, Q × 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है, ये तो आवेश दिया हो गया। अब दूरी दी गई है R बराबर 10 सेंटीमीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर में, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर और यह बराबर दिया गया हमें 18 न्यूटन। देखिए, इतना तो मान दिया गया है, ये वैल्यू हमें दी गई। अब इसके आधार पर हमें निकालना है किसका मान? Q1 और Q2 का, जो हमने मान रखा है। इन दोनों का मान निकालना। कहेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं? कूलाम के नियमानुसार, ठीक है, क्या करेंगे? यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक चीज और जानते हैं, यहीं पे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है ये होता है 9 × 10⁹। ठीक है, 9 × 10⁹। मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, सारे मान रखेंगे यहाँ पे। F का मान कितना है? देखिए 18 न्यूटन बराबर इसका मान 9 × 10⁹। Q1 का मान कितना है? Q1 का मान Q होने वाला है, तो कहेंगे गुणे Q
इंटू 10 टू पावर -6 इंटू ये हो जाएगा Q2 का मान 9 इंटू 9 माइनस Q ब्रैकेट में होगा और यहां पे वो गुणे 10 के पावर -6 बटे में 10 टू द पावर -1 डिस्टेंस है इसका स्क्वायर। बातें समझ में आ रही होंगी आपको। देखिए अब क्या करेंगे, ये हमारा होने वाला 18 न्यूटन, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, मात्रक को छोड़ते हैं, मात्रक बाद में। देखिए इनका हम गुणा कर देंगे। देखिए ये है यहां पे, तो हम क्या करने वाले हैं, 9 इधर मल्टीप्लाई है, इसको इधर लेके आएंगे, इधर गुणे ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आगे। देखिए Q ये बचेगा 9 माइनस Q, ठीक है। देखिए 10 के पावर -6 10 के पावर -6 हो जाएगा 10 के पावर -12 और ये होगा 10 के पावर 9 और बट्टे में 10 के पावर -2, ठीक है। 10 के पावर -2, जब 10 के पावर -2 हो गया ये, तो हम कहेंगे 9 दुना के 18, ये 2 होने वाला है, यहां पे हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करिए 9Q माइनस Q स्क्वायर और यहां से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा गुणे 10 के पावर -2, ठीक है। 10 के पावर नहीं -3, सॉरी 10 के पावर -3 और गुणे ये देखिए माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, ये होने वाला है 2, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा बराबर 9Q माइनस Q स्क्वायर गुणे 10 के पावर -1, 10 के पावर -1। देखिए ये इधर 10 के पावर -1 पावर में है ना, माइनस में, ये इधर गुणे इधर आएगा तो क्या जाएगा भागे, तो कहेंगे 9Q माइनस Q स्क्वायर बराबर 2 बटे में 10 के पावर -1। इसको हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे, ठीक है, इसको हटाते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हटाते हैं। देखिए हो जाएगा 9Q माइनस Q स्क्वायर बराबर, देखिए ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 10, तो कितना होने वाला है 20, ठीक है। और देखिए ये इधर प्लस है, इधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस, तो कहेंगे देखिए Q स्क्वायर माइनस 9Q ये हो जाएगा कितना 10 गुणा के 20 प्लस 20 बराबर हो गया। आपको दिखाई दे रहा होगा यह एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका हम फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करते हैं। देखिए गुणनखंड कैसे होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 20Q स्क्वायर, जब इसको खंड में तोड़ेंगे ये हो जाएगा 4Q माइनस 4Q इंटू 5Q, 5 चौके 20Q स्क्वायर, तो कहेंगे Q स्क्वायर माइनस 5Q माइनस 4Q प्लस 20 बराबर 0। यहां से देखिए Q कॉमन करेंगे, Q माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे Q कॉमन करेंगे, Q कितना Q स्क्वायर, यहां से कॉमन करेंगे 5 माइनस, यहां से -4 कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा Q माइनस माइनस प्लस, क्योंकि जानते हैं माइनस गुणा माइनस में करके कितना आ जाएगा प्लस आता है, ठीक है। ये माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस बचेगा -5 बराबर 0, ये दोनों वैल्यू कॉमन है, कहेंगे Q माइनस 5, यहां पे बचने वाला है Q माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कहेंगे Q माइनस 5 इज इक्वल टू 0, Q बराबर 5, Q माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो कहते हैं Q बराबर 2, ठीक है। दोनों माना है, अभी हमने माना था, सवाल दिया गया था Q1 प्लस Q2 बराबर 9 इंटू 9 माइक्रोकूलम, और Q1 बराबर हमने मान रखा था कितना Q, तो Q1 का मान कितना आ गया, अगर 5 रखे तो कितना आ गया 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। Q2 का निकालना होगा, कितना हो जाएगा 9 माइक्रोकूलम माइनस Q1, ये हो जाएगा Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम,
Q2 बराबर होने वाला है 4 माइक्रो कूलम। देखिए ये दोनों मान आने वाले हैं। जो Q1 Q2 की वैल्यू थी वो हो जाएगी 4 माइक्रो कूलम कामा 5 माइक्रो कूलम। ये बड़े ही आसान शब्दों में हम लोग सवाल को समझ पाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बड़ा ही इजी सवाल है ना, जो आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये देखते रहिए विद्यावृक्ष। अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे आवेश घनत्व को लेकर के। हम लोग देखेंगे आवेश घनत्व क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ना, आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र किस तरीके से डेवलप होता है, उसके बारे में हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द विद्यावृक्ष।